हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मैं एक शराबी हूँ। पायनियर ग्रुप और सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जैसे इंसान को सुनने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं मेरा अनुभव। दोस्तों, आज हाँ शराब से संजय खुशी जी। खुशी हाय। दोस्तों, शराब से खुशी खुशी दूर हूँ, लेकिन ऐसा एक वक्त नहीं था हाँ कि जब मैं संजय भाई। शराब से दूर भी रहता था तो केवल मजबूरी में दूर रहता था। शायद पैसे नहीं होते थे या कोई और दूसरा रीज़न रहता था। एक ऐसी सुबह मैं शराब की तलब में गया, क्योंकि उस दिन उससे पहले रात में मैंने काफ़ी शराब पी हुई थी और मुझे सुबह-सुबह शराब चाहिए थी एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो। मुझे घर में पैसे नहीं मिले, मैंने चोरी करने की कोशिश की लेकिन कहीं घर में पैसे नहीं थे और 2-4 जगह मैंने पैसे घर में माँगे लेकिन मुझे मिले नहीं। तो मुझे एक उम्मीद नज़र आई कि एक जगह मैं काम करता था कमीशन पर, वहाँ पर जो मेरे बॉस थे, वो कभी-कभार मुझे पैसे दे देते थे जिससे मैं शराब पीता था। तो मैंने सोचा कि यार वहीं चलो, वहीं पे मुझे शराब कुछ पैसे मिलेंगे, ₹100-200 और मैं दिन भर का मेरा अपना कोटा निपट जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद से गया वहाँ पर और सुबह 10 बज गए थे। मैं गया वहाँ पर लेकिन जो होना था पता नहीं क्या, उस दिन कुछ अच्छा होना था, चमत्कार होना था। उस दिन वो बॉस थे नहीं शहर में और मुझे कहा कि भई मैं पैसे आपको नहीं दे सकता हूँ, मैं हूँ नहीं वहाँ पर। तो मेरे तो पैर तले ज़मीन खिसक गई कि मैं भाई क्या करूँ अब? मुझे पैसे तो चाहिए, मुझे शराब चाहिए एनी एट एट एनी कॉस्ट। मैंने कई कोशिश की, मैंने कई लोगों को फ़ोन किया, जो हमारे मेरे जानने वाले थे, जो शराबी दोस्त थे मेरे। लेकिन कहीं से भी पॉज़िटिव आंसर नहीं आया। मैंने इवन जो मेरे ऑफ़िस में जो सफाई करता था, जो स्वीपर था, मैंने उससे भी पैसे उधार माँगे कि भाई मुझे ₹100 दे दो, मैं बाद में वापस कर दूँगा। उसने भी नहीं दिए। नीचे जो पार्किंग लॉट होता है, स्टैंड होता है, वहाँ भी मैंने माँगे। बहुत सारी मैंने कोशिशें की। जहाँ पर जिन अड्डों पर, जो ठेकों पे मैं बैठ के शराब पीता था, वहाँ के लोगों से भी मैंने मदद माँगी, भाई मुझे 1 क्वार्टर ला दो, मुझे पीनी है, मुझे मैं अभी लेके आओ, मैं पैसे देता हूँ। मेरा बहाना था, मैं ले लेता, मेरे दिमाग में ये था कि मैं शराब ले लेता और पैसे नहीं देता उसको, क्योंकि पीने के बाद कौन पूछता है, जो करना कर लो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घड़ी चल रही थी। लेकिन मुझे शराब उस पूरे 2 ढाई घंटे की मेहनत के बाद मुझे शराब कहीं से भी नहीं मिली। ना शराब मिली, ना पैसे मिले मुझे शराब खरीदने के लिए। और मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था यार, मेरे पास कुल जो बाइक थी उसको बेच दूँ या फिर मैं बैठे-बैठे रोऊँ अपनी किस्मत पे। लेकिन होना शायद कुछ और था। वो उस बेबसी में मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं बड़ा उलझन फ़ील कर रहा था कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं ज़िंदगी में इतना बेबस और इतना निराश और इतना भिखारी टाइप का क्यों हो गया हूँ? इससे पहले मैं ऐसा नहीं था। उसी पल मेरे दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चलने लगा, जब मैं शायद कंट्रोल करके या फिर शराब नहीं पीता था उस समय, शुरुआती जब मैंने शराब पीना स्टार्ट किया था या मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग दौर में। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं अच्छे कपड़े पहनता था, मैं अच्छी मेरी इज़्ज़त थी, मेरी एक ज़िम्मेदारी मैं निभाता था, मैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता था, मैं एक गोल था मेरी करियर का और मैं खुश ही रहता था, शांत रहता था, ज़िंदगी को एन्जॉय करता था, मूवीज़ जाता था, दोस्तों के साथ बैठता था, बातचीत करता था, पुराने दोस्तों से बात करता था। लेकिन आज मैं यहाँ अकेले बैठ के भिखारियों जैसे मैं एक ₹100 माँग रहा हूँ लोगों से कि मुझे पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। यार ये चीज़ मुझे उस दिन पहली बार रियलाइज़ हुई थी मेरी ज़िंदगी में कि यार ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे शराब की शायद प्रॉब्लम है या मेरी जो हालात हो गए हैं उसकी वज़ह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ों से लदा हुआ था, लाखों के कर्ज़े थे मेरे पास, नौकरी नहीं थी मेरे पास, मेरी वाइफ़ नहीं थी, वाइफ़ भी छोड़ के जा चुकी थी। मेरे भाई-बहन के कोई रिलेशन नहीं थे, मदर-फ़ादर केवल मुझे बोझ की तरह ढो रहे थे उस समय कि बस वो भी कहते थे, "यार तुम कहीं चले जाओ, किसी तरह से मर जाओ या कुछ भी हो जाओ।" वो लेकिन एक माँ-बाप होते हैं, वो कहीं न से अंदर से फ़ील कर रहे थे कि यार इनका लड़का कैसे, ये मेरा लड़का ऐसा कैसे हो गया? सारी चीज़ें मेरी उस समय चल रही थी उस पर्टिकुलर उस डे में और पहली बार मुझे अपने आप से उस दिन नफ़रत हुई। पहली बार कि यार नहीं, यार ये मैं जो भी मैं शराब की मेरी इस तरह से मैं बेबसी है, शायद मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं इतना क्यों हो गया हूँ? और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यार शराब मेरी प्रॉब्लम है और शराब मुझे छोड़नी है। और शराब की वज़ह से मैं यहाँ आया हूँ। पहली बार पता नहीं कैसे वो 2-4 मिनट के लिए रियलाइज़ हुआ मुझे। शायद ईश्वर की कृपा होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता। और उस दिन बस मैंने वो एहसास हुआ कि नहीं, मुझे शराब प्रॉब्लम है, मैं शराब छोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर बस टाइप किया हाउ टू क्विट अल्कोहल और सत्यमेव जयते का फ़ेमस एपिसोड आया और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उस प्रोग्राम ने और मैंने जब शेयरिंग सुनी वहाँ पे 2 लोगों की उसमें और बीमारी के बारे में पता चला थोड़ा बहुत जो भी। तो मैंने लगा कि यार ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में पहली बार उस दिन सुना था। ये जो प्रोग्राम है ना, ये कुछ है, इसमें कुछ है, दम है।
और बैठे-बैठे मैंने ऑफ़िस में पूरा रिसर्च कर डाला, पूरी जितनी वेबसाइट है, न्यूयॉर्क की वेबसाइट, जियो की इंडिया की वेबसाइट, सारी चीज़ें मैंने क्या ये है क्या बेसिकली? इसमें कौन ऐसे लोग हैं? तो उसमें जब पता चला कि यार यहाँ पे मेरे जैसे ही लोग हैं जो शराब की समस्या से परेशान हैं और अपनी बातें आके कह रहे हैं और अपनी जीवन को शराब छोड़ के अपने जीवन को बेहतर बना चुके हैं। ये चीज़ जो जब मुझे पता चली कि नहीं यार, मैंने सोचा कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है, मैं शराब पागलों जैसे पी रहा हूँ। मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक बॉडी मेरी चली जा रही है अंदर से, मैं क्या हूँ, क्या नहीं, कैसा सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भागा-भागा फिर रहा हूँ, कर्ज़दार मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे ऊपर 2 केस वाइफ़ ने कर रखे थे। पुलिस में मुझे कभी-कभी घर आ जाती थी। भाई ये सब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में भाई? तो मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं है, ये शायद ये जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिल रहा है ना, शायद यहाँ हो जाए मेरा कुछ। तो मैंने ढूँढा, नंबर ढूँढा और उसी दिन लखनऊ में मीटिंग थी, शाम के साढ़े 6 बजे। मैंने बात की और मैं वहाँ गया। मैं वहाँ गया, जब अंदर गया कमरों में, वहाँ पर कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे और मुझे बड़ा एक सुकून मिल रहा था जब वो शेयरिंग कर रहे थे और उन्होंने पहली बार मुझे बीमारी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया कि यार ये बीमारी है और यहाँ पर चीज़ें सही हो जाती हैं और लोग जो अपनी शेयरिंग कर रहे थे, जैसे थे कैसे थे, मेरी तरह से शराब पी के अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरह से जी रहे थे, सबके कर्जे उतर चुके थे, कईयों की पत्नियाँ वापस आ गई थी और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया और जब मैं बाहर निकला मीटिंग रूम से, मेरे पास 2 चीज़ें थी। एक मुझे बीमारी की नॉलेज थी, जो मुझे मैं अपने आप को गंदा समझता था, मैं अपने को नशेड़ी समझता था, लती समझता था, वो मैं समझ गया कि मुझे बीमारी है और इसको ट्रीटमेंट करना है। तो ये चीज़ का मुझे सुकून मिला कि नहीं यार, मैं गंदा इंसान नहीं हूँ, मैं बीमार इंसान हूँ। दूसरा मुझे ये चीज़ मिली कि मुझे आशा मिली, कि होप मिली कि अब मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे अब जाके मैं सही हो सकता हूँ। अ, इन लोग भाइयों की वजह से और यहाँ की चीज़ें मेरी ज़िंदगी धीमे-धीमे बन सकती है। तो मैंने दोस्तों मीटिंग कंटिन्यू कर दिया। मुझे लगा कि ठीक है भाई, सब चलते रहो, मीटिंग करते रहो। मैं मीटिंग करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं पाया कि अभी जो भाई सौरभ जी भाई जो एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो शायद वो पूरी तरह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तो हर 15-20 दिन में मैं थोड़ी बहुत शराब पी लेता था। थोड़ी बहुत क्या, वो बिंज ड्रिंकिंग भी होती थी मेरी। कभी-कभी जैसे मैं स्टार्ट करता था तो शाम के टाइम करता था, तो लिमिट ज़्यादा हो जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं सोचता था कि थोड़ी पी लूँ, लेकिन अमूमन जैसे मुझे फिजिकल एलर्जी है वो हो जाती थी ज़्यादा। तो ये चलता रहा कुछ महीनों तक। हर 15-20 दिन बाद मैं पी लेता था और फिर मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, अब पी लेता हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ दोबारा। यही यही मेरे दिमाग में चलता था और मैं, लेकिन ये था कि मैं मीटिंग्स में टच में था, मैं लोगों के टच में था, मैं जाता रहता था मीटिंग। और लेकिन चलता रहा, ये सब चीज़ें चलता रहा। इस बीच एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। वो मुझे अनएक्सपेक्टेड था मेरे साथ। मेरी वाइफ़ के साथ जो कोर्ट केस चल रहा था, बड़ा टिपिकल मौका था। मैं उसको लाने के मूड में नहीं था, वो आने के मूड में नहीं थी और ऐसा क्या चमत्कार हुआ मुझे खुद नहीं पता। वो मेरी वाइफ़ वापस आ गई। मैंने नवंबर में अल्कोहलिक एनोनिमस को जॉइन किया, फरवरी में मेरी वाइफ़ वापस आ गई। यानी 5 महीने के अंदर-अंदर मेरी वाइफ़ वापस आ गई। 5 महीने भी 2-3 4-4 5 महीने के अंदर वापस आ गई। ये चीज़ मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार ये भी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्या मैंने क्या कर दिया? हालाँकि मैं शराब रुक-रुक के पी रहा था, लेकिन शायद ईश्वर चाह रहा था कि मैं सुधरूँ, मैं शराब ना पीऊँ, ऐसा कुछ चाह रहा था। तो ईश्वर वाई-फाई और चीज़ें सही होने लगी, छोटी-सी नौकरी भी अच्छी सी मिल गई और मैं चलने लगा अपनी वापस उसी दुनिया में जहाँ से वापस आया था। शराब चल रही थी, ऐसी बात नहीं, शराब चल रही थी मेरी रुक-रुक के। शराब हफ़्ते 15-20 दिन, 25 दिन में से चल रही थी। लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुका था उस समय। कुछ दुकानें भी बंद थी काफ़ी समय तक, तो मैं शायद 2 महीने शराब से दूर था। फिर जैसे ही शराब दुकान खुली, तो मैंने नहीं पी, लेकिन दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि यार खुल गई है तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं गया था एक क्वार्टर खरीदने, मैं एक बॉटल लेके आया था। ऐसा किया मैंने कई बार और मैं वर्क फ्रॉम होम था, मैं घर से ही बैठ के ऊपर एक अकेले कमरे में बैठ के शराब पीता था और घर से काम भी करता था। लेकिन अमूमन वो जो होता है ना, वो सही होता है, अच्छा होता है। लेकिन वो नौकरी भी चली गई। शायद हाँ, शराब की वजह से चली गई, क्योंकि शराब उससे पी के मैंने नौकरी की थी, जॉब किया था और प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे पाया था उसमें, जो मुझे 100% देना चाहिए था। दोस्तों ये चीज़ चल रही थी और अल्टीमेटली एक दिन आया कि मुझे लगा कि नहीं भाई, अब स्टॉप तो करना पड़ेगा। नौकरी भी चली गई थी, घर में भी किच-किच होने लगी थी थोड़ी बहुत, तो ये के लोग भी कहने लगे थे भाई तू सुधर जाओ, अब सही हो गया, अब बहुत हो गया।
करीबन 8 महीने मेरा ये लगभग चला ये पीरियड जो कभी तू को क्या शराब पीने वाला। तो मुझे एक दिन फुल स्टॉप लगाना ही पड़ा कि भाई मुझे लगाना ही लगाना है और इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। मैंने फुल स्टॉप लगाया और फिर मैं सीरियस हो गया ए के प्रति कि नहीं अब मुझे अब शराब से दूरी बनानी है। और रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स करने लगा और फिजिकल मीटिंग नहीं होती थी, ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी। हमारी केवल होम ग्रुप की, मैं मीटिंग करने लगा, टच में रहा, बात करने लगा स्पॉन्सर से सारी चीज़ें। धीमे-धीमे महीने निकलते गए। जब महीने निकलते गए तो शुरू में तो बड़ा मज़ा आया भाई जब कुछ दिन मैंने 1-2 महीने 3 महीने पूरे कर दिए बड़ा मज़ा आया कि यार ठीक है अब अच्छा है, सब अब मज़ा आ गई है। लेकिन चौथे 5वें महीने बाद मेरे साथ कुछ अजीब-सा होने लगा। अजीब-सा ये होने लगा कि मेरे अंदर बेचैनी आने लगी। मेरे अंदर रेस्टलेस मतलब मैं परेशान रहने लगा, मैं डरने लगा। मैं जॉब उस समय मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं जॉब को लेके डरने लगा कि ये जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा? मैं छोटी-छोटी चीज़ों का परेशान होने लगा। मैं एक तरह से करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि यार मैं क्या होऊँगा यार? मेरी वाइफ़ है, मैं कैसे करूँगा? क्या आगे करूँगा? आगे क्या होगा ज़िंदगी में? और उस समय ऑनलाइन मीटिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी और मुझे बाहर की मीटिंग्स करने का भी मौका मिला होम ग्रुप के अलावा। तो मैं लोगों की शेयरिंग सुनता था, तो मुझे अपने ऊपर बड़ी खीज होती थी कि यार ये लोग इतनी अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, अपनी इनकी ज़िंदगी तो वहीं पर है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट इन्होंने भी किया। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में इतना सुकून कैसे है? इतनी ज़िंदगी में इतना ये जो बोल रहे हैं फ्री होके हँसते हुए चीज़ों को मैं नहीं फ़ील कर पा रहा हूँ वो चीज़ें। ऐसा क्या होगा मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं मीटिंग्स जा रहा था, लोगों के टच में था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ ये? मैंने कुछ मेंबर से बात करना चाहा कि भाई मुझे बताओ मुझे कुछ बेचैनी हो रही है, मुझे डर लग रहा है। तो लोगों ने कहा कि ईश्वर पे छोड़ दो। तो मैंने कहा ईश्वर पे छोड़ दूँ भाई, लेकिन ये तो बताओ मैं ईश्वर पे छोड़ूँ कैसे? ईश्वर को जब मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं दोस्तों ईश्वर को नहीं मानता था, ये मैं आने के शुरुआती दिनों में और इससे पहले तो बिल्कुल नहीं मानता था। मैं ए को मानता था कि हाँ, ए में कुछ हो सकता है। प्रार्थना करता था, लोग देखा-देखी में प्रार्थना करता था, अपनी जो सेरेनिटी प्रेयर है, लोग बोलते थे, मैं भी बोल देता था। क्योंकि दिमाग में खुरापात होता है ना, भई जैसा कर रहा चलो, चलो, फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो ये मैंने कहा कि भाई मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूँ उसके ऊपर, लेट गो लेट गॉड इतनी आसानी से कर दूँ। तो कहा कि भाई लोगों ने बताया कि भाई ईश्वर को नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं निराश हो गया यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसका मतलब कि जो मैं यहाँ आया हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है फिर। मैं शायद शराब पी लूँ फिर आगे जाके और बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। मैंने कई लोगों से बात की उस समय कि बहुत लोगों से मैंने फ़ोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा मैं करूँ क्या? मैं शायद शराब पीने की इच्छा तो नहीं हो रही है लेकिन परेशान हूँ। मैं ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं शराब से भले दूँ लेकिन ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं चेहरे पे जो सुकून चाहता हूँ, आत्म शांति चाहता हूँ, अंदर से वो नहीं है मेरे साथ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो मुझे पता चला कि कुछ समय बाद जब ज़्यादा मैंने डीपली घुसा इस फेलोशिप के प्रोग्राम में कि यार मैं तो प्रोग्राम कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो केवल ऊपर से एक फ़ॉर्मेलिटी अदा कर रहा हूँ। मैं मीटिंग्स जा रहा हूँ, डेढ़ घंटे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, शायद मीटिंग ऐसा 2-3 घंटे रहे। बाकी के 20-22 घंटे मैं ऐसे ही हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, कोई डिफेंस ही नहीं है मेरे पास। मैं अपने अंदर का जो मेन प्रॉब्लम है ना, उसपे मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। बीमारी बताई जाती है ना स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। मैं सारी मुझे पता है फिजिकल एलर्जी है, मुझे पता है मेंटल ऑब्सेशन आता है, लेकिन जो आध्यात्मिक बीमारी मेरे अंदर है, उसपे मैं काम ही नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार ये तो शायद मुझे है तो बिल्कुल मुझे जानना है कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने फिर सोचा कि कैसे करना है, मैंने बिग बुक उठाई, पढ़ना स्टार्ट किया, ज़्यादा मैंने शेयरिंग स्टार्ट की, सुननी यूट्यूब पर, मैंने मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की। फिर मैंने एक स्टेप स्पॉन्सर लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यार ये जो है ना, मैं इनके ये जो किताब है ना नीली रंग की, इसके इसमें ही मेरे सॉल्यूशन लिखे हैं, इसी में सारी बीमारी के जड़ लिखे हुए हैं, जो मेरी बीमारी है। बीमारी जान लेना अच्छी बात है, नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन बीमारी पर एक्शन करना एक बात है, वो मैं इस पे एक्शन नहीं कर रहा था बीमारी को जड़ से निकालने के लिए। तो मैंने जब स्टेप स्टार्ट किया, तो मुझे सबसे पहले तो मैंने यही पूछा भाई चलो मैं पावरलेस हूँ, मेरी ज़िंदगी व्यस्त-व्यस्त है, ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट मुझे बताओ क्या है, मैं कैसे करूँ? तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया एक चीज़, सिंपल सी चीज़ बताई, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल होता ना, एथिस्ट था, लॉजिकली बहुत मैं सोचता था हर चीज़ों को। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? मैंने हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि ईश्वर काम करता है या नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि देखो
सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम इतने महीने से सोबर हो, तुम्हें विश्वास किस पर है? मैंने कहा हाँ, ए पे विश्वास है। मुझे पता है कि ए में इतने लोग आके, हज़ारों लोग मेरी आँखों के सामने जो मैं शेयरिंग सुनता हूँ यूट्यूब पर या अपनी होम ग्रुप की मीटिंग्स में देखता हूँ, जो ए में आके और एक विश्वास, ईश्वर पे विश्वास करके कैसे विश्वास करके वो शराब से दूर है। तो इतना तो मुझे विश्वास है कि भाई वो है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे तुम्हें ए पे विश्वास है, वैसे तुम किसी उच्च शक्ति पे विश्वास कर लो, सिंपल सी चीज़ है। इतना तो प्रूफ है ना तुम्हारे पास कि जिन्होंने भगवान को मानते हुए अपना काम किया वो शराब से दूर है। मैंने कहा हाँ, ये मैं मानता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम भी मान लो यार, तुम्हें मानने की बात है, फेथ करने की बात नहीं है। श्रद्धा की बात की बात है, तुम वही मानो तो। और तो उसके बाद जो वी एग्नोस्टिक चैप्टर मुझे पढ़वाया गया है कि उसको पढ़ो कायदे से ढंग से समझ के। जब मैंने समझ के पढ़ा, तो मेरे अंदर की जो दिमाग में धूल थी ना, गहरी धूल, बचपन से लेके अभी तक ईश्वर का कॉन्सेप्ट और सब फालतू चीजें, ये ईश्वर नहीं है और फालतू चीजें हैं, ये सब पाखंड है, ये है, वो है, सब निकल गया। 1 मिनट में सब निकल गया वो सारी चीज, जब मैंने इसको पढ़ा कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली जो बिग बुक हमारी कहती है कि मुझे एक हायर पावर विश्वास करनी है। और मुझे पता चला कि यार मैं एक छोटा-सा इंसान हूँ, छोटा-सा इंसान भी नहीं हूँ, एक पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी-सी चीज़ हूँ और पूरी ईश्वर पूरी सृष्टि चला रहा है, एक हायर पावर चला रहा है, जिसकी वजह से हम ये पूरी दुनिया चल रही है। ये मुझे छोटी-सी कॉन्सेप्ट समझने में इतना साल लग गए और मैंने केवल वही विश्वास किया कि नहीं ठीक है, चलो अब मैं मान लेता हूँ कि भई मैंने ये चीज़ किया। अब मैंने दे दिया अपने आप को, मैंने मान लिया कि मेरी जो पावरलेसनेस है, शराब के आगे ज़िंदगी की अस्त-व्यस्तता है, मैं इसको सरेंडर करने के इच्छुक हूँ। मैं मान लेता हूँ भाई वही दूर कर सकती है मेरा पागलपन। इतना मानना था कि मेरे अंदर, सही बताऊँ, मैं सेकंड स्टेप में जब मैं था, तो मेरे अंदर थोड़ी-थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आने लगी थी। मुझे एक जो हम सेरेनिटी, आत्म शांति की बात करते हैं ना, आत्म शांति का लेवल मेरे अंदर थोड़ा हल्का-हल्का बढ़ने लगा था। मेरे चेहरे पे हल्की-हल्की मुस्कान आने लगी थी। ये पता नहीं क्यों होगा था, मुझे खुद नहीं पता। तीसरे कदम में पहुँचते ही जब मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया उस हायर पावर को, अपना दिमाग चलाना बंद करके मैंने सोचा कि नहीं भाई तू ही सब कुछ करना है, जो होगा मेरी ज़िंदगी, मुझे केवल एक्शन करना है, रिज़ल्ट मुझे उसके ऊपर छोड़ देना है। मुझे नौकरी मिले ना मिले, मेरी बीवी खुश रहे ना रहे, मुझे केवल अपना हाउस क्लीन करके अपना ऊपर सब कुछ देना है। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, बाकी उसके ऊपर मर्ज़ी है, वो कर देगा। और मुझे ये भी चीज़ समझ में आया कि यार हम ईश्वर से माँगते ही नहीं है चीज़ें। तो तीसरे कदम के जब चीज़ें मैंने की और उस समय तीसरे कदम के बाद मेरे स्पॉन्सर ने कहा था, जब तीसरा कदम आप कर लोगे, थर्ड स्टेप, बहुत चीज़ें अच्छी लगेगी आपको। वाक़ई मुझे अच्छी लगने लगी चीज़ें। दुनिया थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी। मुझे उससे पहले स्टेप्स करने से पहले मुझे ए मेंबर्स पे रिज़नमेंट आने लगा था कि यार ये सब क्या फालतू, मुझे ए पे थोड़ा-थोड़ा विश्वास कम होने लगा था। लेकिन तीसरे कदम तक पहुँचने तक मुझे वापस वो विश्वास आने लगा ए पर। मुझे ए के मेंबर्स पे जो रिज़नमेंट थी वो कम होने लगी धीमे-धीमे। एक्शन का पार्ट जो मेरा आया इन्वेंटरी का, इन्वेंटरी मैंने लिखी है दोस्तों, मुझे लिखवाई गई और मैं बहुत ईगर था। मैं शुरू से ईगर था कि मुझे लिखना है, मुझे अपने अंदर साफ करनी है। क्योंकि मैं चाहता था अंदर से, एक अंदर से इच्छा थी कि मुझे अपनी गंदगी साफ करके मुझे सही एक राह पे चलना है। अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से मैंने नुकसान पहुँचाया उसको अब नहीं करना है। मैंने जब इन्वेंटरी लिखनी शुरू की, तो मैं नाराज़गी लिख जो जो रिज़नमेंट वाला जो कॉलम है, मैं लिख रहा था, लेकिन मुझे अपनी गलतियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही थी उसमें। मुझे नाराज़गी मैं लिख रहा था, लेकिन वो बिना मतलब की नाराज़गी थी। मुझे हर जगह तो अपनी गलती नज़र आ रही थी वहाँ पर। ये चीज़ें मेरी आँखें उसने खोल दी कि यार मैं हर जगह तो गलत ही था। मैं इतना क्यों फालतू का चीज़ें कर रहा था। मैं अपनी गलतियों से मैंने कितना लोगों को नुकसान पहुँचाया, मैंने अपनी गलतियों से कितने रिलेशन तोड़े मैंने अपनी गलतियों से। दिखावा के चक्कर में, गलती वो ये अपनी ईगो में, अपनी सेल्फ सिकनेस में, सारी चीज़ों में। ये मैंने जब किया इसको, तब मेरी लगा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल कमाल की चीज़ है। ये बुक बिक जो है ना, उसको भी फिर बिग बुक भी पढ़ना स्टार्ट किया धीमे-धीमे। कमाल की चीज़ लगने लगी। मुझे लगने लगा कि यार ये कुछ मैं ऐसे प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ ना, शायद ज़िंदगी में ऐसे प्रोसेस से मैंने कभी नहीं गुज़रा। इन्वेंटरी लिखते ही बहुत कुछ मेरे साथ होने लगा था। मुझे अपनी गलतियाँ साफ दिखाई दे गई थी। मुझे लगा था नहीं भाई, इससे माफ़ी माँगनी होगी नवे कदम में। मैंने उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी गलती की। वो नाम ही नहीं था मेरे पास। जब मैंने सोचा उसको दिमाग में जोर डाल के, हाँ, मैंने वहाँ पे मिस्टेक की थी। उसकी मैंने पैसे चुराए थे या उसके मैंने नुकसान पहुँचाया था पैसे से। वो सारी चीज़ें जब मैंने लिखनी स्टार्ट की, तो अब मुझे समझ में आता है कि यार मेरी जो बीमारी थी ना, वो एग्ज़ैक्टली शराब बीमारी नहीं थी। मैं अंदर से बीमार था। मेरे अंदर समय के साथ हो या बाय बर्थ हो, मैं उस पे नहीं जाऊँगा कैसे, लेकिन मैं बीमार हो गया था। मैं आध्यात्मिक बीमारी हो गया था मैं। और उस पर मैं यही से जो ये इन्वेंटरी से ही मैं काम कर सकता था उस पे। और जब मेरी चीज़ें निकल के आई, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी समस्याएँ के साथ-साथ मेरी जो कमियाँ निकल आई, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकल के आए ना, तो मैंने उस पे काम करना स्टार्ट किया। और ये मुझे बताया गया कि यार उस पे काम करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ईश्वर से मदद माँगनी है।
वो बैठा है इसीलिए। जो अब मैंने दूसरे-तीसरे कदम में सब ईश्वर का कॉन्सेप्ट समझा था, मुझे बताया गया कि भाई तुम्हें उसी से माँगनी है। उसका काम है, जैसे जैसे मेरा काम है ना ऑफ़िस जाके सुबह नौकरी करनी, उसका काम है मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स दूर करना। बस मैं सच्चे मन से एक खुले मन से होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओपन माइंडेड कि मैं माँगूँ उससे कि भाई ये मेरे अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, इसको दूर करो। मैंने माँगा और धीमे-धीमे चीज़ें मुझे समझ में आई और मैं वो गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ आज की डेट में। ये एक चमत्कार हो गया। मेरे साथ जो ईगो की प्रॉब्लम थी, मेरे साथ जो दिखावा की प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ें धीमे-धीमे करके ईश्वर मदद करेगा दूर करने में। अमेंड्स की बात आती है तो यार मुझे लगता है कि यार चमत्कार हो जाते हैं जब मैं बोलता हूँ किसी से कि भाई ऐसी चीज़ें हैं। सो ये जो इसी 12 कदम ने ना मेरे लाइफ़ को चेंज किया है। केवल 12 कदम ने। मीटिंग्स ने बिल्कुल किया है स्पॉन्सर ने भी किया है लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बिग बुक का, एक-एक चीज़ मुझे लिखी हुई है, एक-एक चीज़ मुझे समझ में एक-एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है। आज की डेट में वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है। वन डे एट अ टाइम आध्यात्मिकता मुझे मेंटेन रखने के लिए मुझे बताया जाता है 10वें कदम में। भाई मुझे मेरा अभी सुधीर जी बोल गए थे ना कि मेरी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल डाउन नहीं करना है। ज़रा से भी डाउन हुआ तो मैं सीधे शराब की तरफ जाने को भले मैं शराब आज ना पीऊँ, 6 महीने बाद पीऊँ या 6 साल बाद पीऊँ, लेकिन वो नीचे लेवल कम होता जाएगा। तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज़ को। वो जो आध्यात्मिकता लेवल है मुझे डेली बेसिस पे, मुझे इन्वेंटरी लिखनी पड़ती है। मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत हूँ। ज़रा सा भी मिस कर गया ना मैं वापस फिर शराब पी सकता हूँ और जब शराब पीऊँगा तो मुझे पता है क्या होगा। 11वां कदम तो यार मेडिटेशन मैं नहीं कर पाता हूँ आज की डेट में थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन मुझे समझ में आता है कि यार ये जो चीज़ें ईश्वर है, ईश्वर से अगर मैं सच्चे मन से मदद माँगूँ ना तो कभी मदद करने के लिए तैयार है। और इसमें ये भी मैं देखता हूँ कि मुझे बताया गया कि भाई तू स्वार्थी होके मत माँग, तुम अब जो ज़रूरत है उसको माँगो। बिना मतलब की चीज़ें मत माँगो कि तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, जो मतलब की चीज़ें नहीं है। आज की डेट में मुझे अभी मैं बताऊँ कि 3 महीने पहले तक मेरे पास जॉब नहीं थी। लेकिन मैं शांत था, क्योंकि मैं स्टेप्स के थ्रू निकल रहा था, मैं शांत था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे पास जॉब है या नहीं है। मेरी वाइफ़ बहुत परेशान करती थी, दुनिया लोग परेशान करते थे, घर वाले पूछते भाई जॉब तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कब तक हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे इधर-उधर? लेकिन आज की डेट में एक छोटी-सी जॉब है और उस पैसे से मैं अपना गुज़ारा कर रहा हूँ। मैं नहीं माँगता ईश्वर से उसके लिए, मैं ईश्वर से जब वहाँ माँगता हूँ कि अपनी सद्बुद्धि के लिए माँगता हूँ, भाई मुझे दे दो यार, मुझे करना है ये चीज़ें, मुझे प्रॉब्लम आ गई, मुझे बताओ ये क्या करना है? और सॉल्यूशन देता है वो और 100% सॉल्यूशन किसी ना आप लोग के माध्यम से, कहीं न कहीं से वो इधर-उधर से घुमा के सॉल्यूशन दे ही देता है वो। बाकी ये चीज़ें प्रोग्राम ने जितना चेंज किया मुझे कि मैं आज की डेट में सोच नहीं सकता कि मैं वही संजय हूँ जो आज से कुछ साल पहले था। जो आज एक शेयरिंग कर रहा है, अपना अनुभव शेयर कर रहा है भरी मीटिंग में। 12वें कदम में आज भी मैं बहुत ज़्यादा मैं सर्विसेज़ नहीं करता हूँ, छोटी-मोटी सर्विसेज़ कर लेता हूँ मैं। कभी 1-2 बार 12 स्टेप्स कॉल पे भी मैं गया और अच्छा लगता है मुझे 12 स्टेप कॉल पे जाने के लिए। एक बार मैं बताऊँ छोटा-सा इंसिडेंट कि मुझे एक बंदे ने 1 दिन पहले फ़ोन किया कि मुझे शराब छोड़नी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आ रहा हूँ सुबह। सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा तो घर पर। ठंड के दिन थे, उस समय सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर पे गया और घर में उसने मिलने से मना कर दिया साफ-साफ। मैंने नॉक किया कि भाई मुझे मिलना है, आपने बुलाया था। उसने सिर्फ साफ-साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं खुशी-खुशी वापस चला आया। मुझे कोई वो चीज़ नहीं हुई कि यार उसने मिलने से क्यों मना किया, ऐसा क्या किया? दूसरी जगह मैं गया 12 स्टेप कॉल पे, वो बंदा मीटिंग में आ गया। ये चीज़ें मैं थोड़ी-थोड़ी कर लेता हूँ आज की डेट में। इन्वॉल्व रहता हूँ ए मेंबर्स के बीच में। अच्छा लगता है बातचीत करने के लिए सर्विसेज़ में थोड़ी-सी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सर्विसेज़ में नहीं जाऊँगा, दूसरों के साथ काम नहीं करूँगा ना, तो मैं शायद मेरी स्पिरिचुअलिटी लेवल को मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी स्पिरिचुअल लेवल को मेंटेन करना। नहीं तो मैं शायद वो जैसे ही डाउन करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा स्पिरिचुअलिटी लेवल, मैं शराब कोई बात की बात है। मैं अपना स्पिरिचुअल लेवल नहीं डाउन करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। फिलहाल तो इतनी में एक छोटी-सी एक अनुभव था प्रोग्राम के बारे में, जिस तरह से प्रोग्राम ने मुझे लाइफ़ मेरी चेंज की है। आगे भी बहुत कुछ काम मुझे करना है प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि ये अथाह फेलोशिप अथाह है और उसका प्रोग्राम भी अथाह है। आजकल लिटरेचर भी थोड़ा उसमें शौक चढ़ गया, तो लिटरेचर भी कभी-कभार जब टाइम मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ उसको। बाकी शेयरिंग भी सुनता रहता हूँ, लोगों के साथ काम करता रहता हूँ, अनुभव बाँटता रहता हूँ और सीखता हूँ, नए लोगों से भी सीखता हूँ, पुराने लोगों से भी सीखता हूँ। इवन नॉन ए लोगों से भी सीखता हूँ, बाहर के लोगों से भी मैं सीखता हूँ। मैं आज की डेट में बाहर के लोगों को भी बहुत हेल्प करता हूँ। मुझे बिग बुक में भी कहा गया कि भाई तुम्हें हेल्प केवल ए में नहीं करनी, बाहर भी हेल्प करनी है। करता हूँ बाहर भी हेल्प, तो अच्छा लगता है मुझे। मुझे एक वो लगता है कि यार शायद मैं इतना चेंज नहीं हो सकता था जब इस प्रोग्राम की वजह से। पहले मैं केवल इगोइस्टिक था, अपने सेल्फिश था, अपनी चीज़ों को मैं देखता था।
आज की डेट में ये सब चीज़ें हो गई मेरे साथ फिर इस प्रोग्राम की बदौलत। तो मैंने जो ये 12 स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूँ, यही मेरे हिसाब से मैं जो ना मैंने अपने अंदर लिया, यही प्रोग्राम है। इसी को मेंटेन करना है क्योंकि मेरे ख़्याल से पूरी बिग बुक ही 12 स्टेप्स पे लिखी गई है। कुछ बीमारी के बाद डॉक्टर ओपिनियन को छोड़ के बाकी 164 पन्ने की बॉब स्टोरी तक पूरी किताब ही लिखी गई है किताब ही। एक-एक चीज़ उसमें सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। मुझे यही करना है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके अलावा। मैं तो प्रोग्राम में इतना घुस गया हूँ दोस्तों कि शायद भगवान ना करे मैं निकल लूँ और आज ईश्वर पे विश्वास भी है। विश्वास नहीं सॉरी फ़ेथ भी है। पहले विश्वास था फिर फ़ेथ भी आ गया कि हाँ, वो जो करेगा अच्छा करेगा, मैं उनके हाथों में हूँ। मुझे कोई अब डर भी नहीं लगता, मुझे कोई फ़ियर भी नहीं लगता। बस इतना ही कहना था दोस्तों और मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सुधीर जी धन्यवाद, पाइनएप्पल धन्यवाद।